नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो पेपर 2 एसएसटी अर्थात जूनियर की सोशल साइंस आप लोगों को कराने वाला हूं। जितने भी लोगों को 6 to 8 एसएसटी से पेपर देना है उन लोगों के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहां पर आपको कराऊंगा सभी क्वेश्चन पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए रहेंगे क्योंकि जितना भी आपका एसएसटी का सिलेबस दिया गया है ना, एसएसटी के सिलेबस में जितने भी सोशल साइंस के टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक से मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को कराने का प्रयास किया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनकी संभावना है पेपर में आने की, ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाले गए हैं जहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन अवश्य पूछ लेगा। थोड़ा बहुत चेंज करके पूछ सकता है, वो बात आपकी अलग है, लेकिन जब आपका कंटेंट के साथ कंसेप्ट क्लियर होगा हर प्रकार का क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको कंप्लीट सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक से यहाँ पर आपको करा दिए जाएंगे। अधिकतर क्वेश्चन मैंने इसलिए पीवाईक्यू डाल दिए हैं और न्यू क्वेश्चन भी आपको अधिकतर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मिक्स क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, अपडेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे, क्योंकि पेपर आपका 4 से 5 वर्षों के बाद हो रहा है। बहुत कुछ तब से चेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो हर पॉइंट व्यू से आपको यहाँ पर हर चीज़ क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। सिर्फ आपको वीडियो अच्छे ढंग से देख लेनी है, चीज़ों को बारीकी से समझ लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करता हूँ। मेरा नाम है जसकरण, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है? सिलेबस में इतिहास का पहला टॉपिक आपका दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल, ये सब कुछ दिए गए हैं। तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है वहीं से आपका बनेगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा स्थल गुजरात राज्य में है सिंधु घाटी सभ्यता का? सभी को पता होगा लोथल। लोथल जो कि आपके गुजरात राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। लोथल को बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको कई बार बताया है बंदरगाह के लिए फेमस आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जिसको लोथल बोलते हैं। बंदरगाह का मतलब गोदीवाड़ा भी होता है। अगर आपको गोदीवाड़ा देखने को मिले समझ जाइएगा कि बंदरगाह की ही बात यहाँ पर की गई है। अगर पतन देखने को मिले पत्तन, तो भी आप लोग बंदरगाह ही समझ लेना, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ कालीबंगा, यह सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है। ये किस राज्य में है? तो यह आपका राजस्थान राज्य में है। लोथल मैंने बताया गुजरात में है। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब, यहाँ पर पीवी लिख देता हूँ, पंजाब। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा, HR यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन मिलान से भी पूछ सकता है किस राज्य में कौन सा पूरा स्थल हड़प्पा का है, इसलिए ये सारी जानकारी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। चलो मैं आगे बात करूँ। अगला देखो यहाँ पर, प्लासी का युद्ध 1757 किनके बीच लड़ा गया था? कई लोगों को लगता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत सरल आप लोग करा रहे हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जितना आपका सिलेबस दिया गया है उसमें ही, उनकी किताबों में ही सरल कंटेंट दिया गया है और वहीं से पेपर बनना है। तो मेरी भी मजबूरी है यही सब कुछ आपको कराने की। आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर पेपर में गलत कर देते हो, इसलिए सब कुछ मुझे कराना पड़ता है। कठिन भी क्वेश्चन हैं क्योंकि पेपर में ये सब आपके आ चुके हैं, ठीक है ना। तो प्लासी का युद्ध 1757 में आपका लड़ा गया था, ठीक है ना। किसके बीच में लड़ा गया था? सिराजुद्दौला था और अंग्रेज थे, ठीक है ना। सिराजुद्दौला कौन था? ये आपका बंगाल का नवाब था, है ना। ये आपके बंगाल का नवाब हुआ करता था, ठीक है ना। और अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? रॉबर्ट क्लाइव। किसने? क्लाइव ने नेतृत्व किया था। और इसमें गद्दारी कर दी थी मीर जाफ़र ने। मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला का ही सेनापति हुआ करता था, मीर जाफ़र, जिसकी गद्दारी के कारण यह युद्ध में आपका हार गया। सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान से भाग गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? किस स्केल का प्रयोग करते हैं भूकंप को मापने के लिए? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं भूकंप को मापने के लिए। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? रिक्टर स्केल। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आपसे संस्थाओं व उनके संस्थापक से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो ब्रह्म समाज की स्थापना
किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में की गई थी क्या? जी हाँ, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? विवेकानंद जी ने की थी। केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। कब? 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। ठीक है ना। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? तो संशोधन प्रक्रिया का वर्णन आपके 368 में दिया गया है। किसमें? 368 अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान में संशोधन। और आपको यह भी पता होना चाहिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में ली गई है 368 अनुच्छेद के तहत। ठीक है ना, करेक्ट। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? चमकीला ग्रह आपसे पूछा है, कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आ जाना चाहिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? मैंने लगभग हर बार आपको ये वाली बात बताई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन था? एओ ह्यूम, है ना। एओ ह्यूम संस्थापक था, जो कि अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी था रिटायरमेंट का। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की। और पहला जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था बताइए? बम्बई में आपका पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है ना। पहली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी। किसने? WC बनर्जी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि इसमें आपके पहले कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। ठीक है ना, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। कुछ बातें आपको जान लेना महत्वपूर्ण है जो पेपर में अक्सर आई हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी जितनी भी बातें आपकी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग किताब में दी गई हैं उनको जान लो, अलग से कोई जानकारी मत जानो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। एओ ह्यूम संस्थापक थे। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ, फिरोज शाह मेहता, सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद गोपाल, गणेश आगरकर थे। ठीक है ना। प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। यहाँ पर क्या बातें इंपॉर्टेंट है? एक तो तारीख इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर, 28 दिसंबर, 26 दिसंबर करके ऑप्शन में दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आप लोग याद रखना 28 दिसंबर 1885, एओ ह्यूम संस्थापक, WC बनर्जी पहले अध्यक्ष, है ना। और 72 प्रतिनिधि, कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति, मुंबई में पहला अधिवेशन। 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 से 3 पेपर में अब तक यहाँ पर आ चुके हैं। ये जानकारी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं उनको 1-2 बात यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आप लोग इधर उधर मत भटकें। तो पहली बात, आपका जो पेपर आपसे पूछा जाएगा SST का, वो तो आपका 60 नंबर का होगा। सभी को पता होगा, ये वाली बात सभी को पता होगी। SST में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये भी बात नहीं पता तो पता आपको यहाँ पर हो जाएगी। एक तो हिस्ट्री से आएंगे, दूसरा ज्योग्राफी से, तीसरा आपके पॉलिटी से। इन 3 पार्ट से तो अधिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और 10-12 क्वेश्चन आपसे म्यूजिक हो गया, एग्रीकल्चर हो गई, होम साइंस आपका हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया। इन सभी को मिलाकर आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल, क्योंकि पेपर में आते हैं, क्योंकि सिलेबस में ये वाला भी पार्ट आपका दिया गया है। ज़्यादा वेटेज तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का रहेगा, लेकिन इन सभी को मिलाकर आपके 10 क्वेश्चन अलग से आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग इनको भी इसके साथ में पढ़ेंगे। ये जो जानकारी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, जिसमें कंप्लीट
60 नंबर का मटेरियल आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, सब कुछ मैंने इसमें प्रोवाइड किया है। और सबसे मुख्य विशेषता की मैं बात अपने नोट्स की करूं, देखो दूसरों का तो मुझे कुछ पता नहीं, जो आपका यूपी टेट का सिलेबस उठा कर के आप लोग देख लेना, एसएसटी का उठा कर के देख लेना, और उत्तर प्रदेश की किताब उठा कर के देख लेना, सरकारी विद्यालय की 6 to 8 की, जितने सेम टू सेम सारे के सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब है जो पेपर आपका एग्जामिनर बनाता है वो SCERT की किताबों से आपका पेपर बनाएगा, जो ऑथेंटिक किताबें हैं। तो वही वाला नोट्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ये तैयार किया है। जिनको कम समय में, आपके पास मात्र 4 से 5 घंटे का टाइम है, तो भी आप लोग इसको पढ़ करके पूरा ख़त्म कर सकते हैं, और शानदार अंकों के साथ पहले ही प्रयास में बहुत शानदार अंकों के साथ आप लोग पास हो जाएंगे। सीटेट वालों लोगों को पता होगा कि मैंने नोट्स उनको प्रोवाइड किए थे, और कई सरकारी टीचरों ने पहले ही प्रयास में पास कर लिया था सीटेट, ठीक है ना। तो मैं यूपी टेट की बात कर रहा हूँ। ये नोट्स आपके यूपी टेट स्पेशल SST के नोट्स हैं ना, ठीक है ना। लेना कैसे है मुख्य बात, तो लेना कैसे, एक नंबर यहाँ पर लिखा दिखाई पड़ रहा होगा, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। जी हाँ, 299 रुपये है। कंप्लीट 60 नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी। नोट्स के साथ पूछे गए सभी वर्ष के PYQ क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेंगे, 2011 से 2022 तक जितनी भी बार यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है, सभी क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको वो भी 1 लाइनर फॉर्मेट में मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ोगे उसके सामने डायरेक्ट आंसर लिखा मिलेगा आपको, क्योंकि टाइम की आपकी बचत हो जाएगी। 4 विकल्प में आप लोग उलझ जाते हैं और अपना टाइम व्यर्थ कर देते हैं, इसलिए टाइम बचाने के लिए मैंने ये वाला प्रोसेस आप लोगों के लिए किया है। तो मैंने क्या बताया, नोट्स के साथ आप लोग PYQ दोनों एक साथ आपको मिल जाएंगे मात्र 299 रुपये में। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग अवश्य एक बार कर लेना। इसके अलावा आपको कोई भी मार्केट की किताब नहीं पढ़नी है, किसी का कोई पेड कोर्स में SST के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। जितना मैं आपको बता दूंगा सिर्फ उतना आप लोग कर लेना। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? ओजोन छिद्र क्या है बताइए? ओजोन परत में छिद्र होना, ये सर्वाधिक आपका अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है, अंटार्कटिका में, ठीक। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता आपके कौन है? इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में हर बार देखने को आपके यूपी टेट में मिले हैं। कभी जनगण मन पूछ लेगा कितना टाइम में गाया जाता है, इसके रचयिता कौन है, कहाँ पर सबसे पहली बार गाया गया था, वंदे मातरम के रचयिता कौन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, क्योंकि सिलेबस में राष्ट्रीय गीत नाम का एक चैप्टर्स आपका दिया गया है, वहीं से पेपर में क्वेश्चन 1-2 देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपसे पूछता है कि झंडा का आकार का अनुपात कितना है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। अभी मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। तो वंदे मातरम की यहाँ पर बात की गई, रचयिता आपके बंकिम चंद्र चटर्जी आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनंद मठ से आपका ये लिया गया, कहाँ से? आनंद मठ उपन्यास से आपका ये लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है। और मैं बात कर रहा था राष्ट्रगान, जो आप लोग गाते हैं, जनगण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता। ये जनगण मन किसने लिखा है? जनगण मन अधिनायक ये लिखा है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी अवधि कितनी है? 52 सेकंड की इसकी अवधि है गाने की। यहाँ पर कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में अक्सर पूछी गई हैं, PYQ उठा करके आप लोग देख लेना। राष्ट्रध्वज की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक। तो राष्ट्रध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। केसरिया रंग का अर्थ होता है बलिदान का प्रतीक, बीच का सफ़ेद का अर्थ होता है शांति का प्रतीक, हरा प्रतीक होता है धरती की हरियाली का, बीच में बना चक्र उन्नति का प्रतीक होता है। चक्र नीले रंग का होता है, इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। कितनी? 24 आपकी तीलियाँ होती हैं। ये पेपर में शायद क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, और ये वाला क्वेश्चन 2 बार आपसे यूपी टेट के एग्जाम में आ चुका है। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। कितना? 3:2 का अनुपात आपका है लंबाई का चौड़ाई के साथ। राष्ट्रीय ध्वज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ये पेपर में 2 बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, पेपर आप उठा करके देख लेना। राष्ट्रगान की मैं बात करूँ, राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं।
अवधि इसकी 52 सेकेंड है। राष्ट्रगान को 52 सेकेंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। ये भी छोटी छोटी बातें आपसे पूछ ली जाती हैं क्योंकि सिलेबस में यही सब कुछ दिया गया है। जो बताना था इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। यूपी टेट के सिलेबस में आप लोग देख सकते हो वंदना गीत, झंडा गान, देश गीत, भजन, ये वाला एक आपका टॉपिक दे दिया गया स्पेशल तौर पे। इसलिए एग्जामिनर एक दो क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछ लेता है जो आपकी निर्धारित किताबों में जो बातें लिखी गई हैं, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ मैं आपको बात आपके सिलेबस के अंतर्गत ही बता रहा हूँ। इसके बाहर की चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? सबसे निचली परत जिसमें हम लोग रहते हैं, श्वास लेते हैं, सब कुछ काम करते हैं, उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, है ना। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में मौसम की सारी घटनाएं आपकी घटित होती हैं। मैंने कई बार आपको बताया है। आंधी तूफान ओला बारिश सब कुछ इसी मंडल में आपका हो जाएगा। मेरे बार बार बताने से आपका रिवीजन हो जाता है ना। और समताप मंडल में क्या होता है? आपकी ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनों से हमारी सुरक्षा करती है। समताप मंडल में ही वायुयान आपके उड़ते हैं। हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं? वायुयान आपके समताप मंडल में ही उड़ते हैं। मध्य मंडल में क्या होता है? आपके उल्कापात होता है। क्या होता है? मध्य मंडल में उल्कापात होता है, अर्थात उल्कापिंड आने पर आपका जल जाता है मध्य मंडल में। बाह्य मंडल, बाह्य मंडल जिसको किस नाम से जानते हैं? इसको थर्मोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ताप मंडल भी आपको लिखा मिल सकता है। आयन मंडल भी इसी को ही बोलते हैं। इसमें रेडियो की तरंगें, है ना, आपकी हो जाएंगी। एक होता है लास्ट वाला बहिर्मंडल, अंतिम एक्सोस्फीयर, जिसमें आपकी गैसें तैरती हैं, हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह। ठीक, राइट आंसर बी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखो, सुपरफास्ट तरीके से बातें आपको बताता हूँ। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित या बंद कर दिया था? चौरी चौरा कांड की घटना आपकी कब घटती है? यह आपकी 4 फरवरी 1922 को घट जाती है। कहाँ पर? गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में, ठीक है ना। एक रेलवे स्टेशन में 22 लोग, कितने? 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया जाता है। ठीक, तो गांधी जी इस आंदोलन मतलब कि चौरी चौरा कांड से आहत हो गए, दुखी हो गए, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, जो कि इन्होंने 1920 में शुरू किया था। 1920 में शुरू किया था, 22 में स्थगित कर दिया चौरी चौरा कांड के कारण। कौन कौन लोग इस वीडियो को गोरखपुर से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में गोरखपुर लिख देना। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, तारीख में लिख देता हूँ। असहयोग आंदोलन आपका 1920। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चंपारण 1917। ठीक, तो कभी कभी मिलान से भी क्वेश्चन बन जाए इस प्रकार से, तो आप फटाक से मिलान कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे मैं बात करूं। बताओ, सफ़ेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? तो थाईलैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पर? थाईलैंड में आपके सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। क्या? बैंकॉक आपकी थाईलैंड की राजधानी है। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? बात यहाँ पर लोकसभा की हो रही है। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा 25 वर्ष। ठीक, 25 वर्ष। देखो, 18 किसके लिए चाहिए? वोट करने के लिए। आपको वोट देना है तो वोट देने के लिए है ये। वोट देने के लिए कितनी है? 18 वर्ष। 25 है आपकी लोकसभा के लिए। ठीक, और 21 वर्ष किसके लिए है? जैसे पंचायत का चुनाव है आपका, पंचायत का हो गया, और प्लस नगर पालिका हो गई। नगर पालिका ये पेपर में आती हैं छोटी छोटी बातें, ठीक है ना। 21 वर्ष किस में उम्र चाहिए? पंचायत प्रधानी का चुनाव आपको लड़ना है, नगर पालिका का लड़ना है, तो 21 वर्ष उम्र चाहिए। 30 वर्ष किस में चाहिए? राज्यसभा में चाहिए। कितनी? 30। राज्यसभा प्लस विधान परिषद,
विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लोकसभा वाला 25 वर्ष यहाँ पर हो जाएगा। शायद मिलान से भी क्वेश्चन पूछ ले, कथन कारण से पूछ ले, या आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए पूछ ले। तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो हर क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अगला देखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो गरम दल के नेता कौन थे बताओ? ये बहुत पेपर में आपसे बन सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। गरम दल के नेता तो लाल बाल पाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये किन किन जगहों से रिलेटेड थे ये बात आपको पता होनी चाहिए। लाला लाजपत राय पंजाब, पीवी लिख देता हूँ। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक आपके महाराष्ट्र, एमएच लिख देता हूँ। बिपिन चंद्र पाल आपके ये जो थे ये कहाँ से थे? बंगाल से थे। बंगाल को डब्लू, वेस्ट बंगाल, इस प्रकार से लिख देता हूँ। शायद मिलान से क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कर देना, ठीक। गरम दल और नरम दल क्या है? कई मित्रों को नहीं पता होगा गरम दल नरम दल अंतर क्या है, सिलेबस में दिया भी गया है। तो चलिए मैं आपको कुछ बातें आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उस दौरान कांग्रेस के दौरान क्या हुआ था कि कांग्रेस की दो विचारधाराएं जो थीं, गरम दल व नरम दल। गरम दल का काम क्या था, नरम दल का काम क्या था, इनकी कौन सी मांगे थी, उनको यहाँ पर एक नज़र डाल के आप लोग समझने का प्रयास करो। मात्र रट्टा मत मारना किसी भी चीज़ का, जहाँ पर मैं बताऊँ तभी आप लोग उन चीज़ों को किया करो। जैसे गरम दल, सिंपल शब्दों में समझो। गरम, मैं यहाँ पर गरम दल बताऊँगा और आपको नरम दल बताऊँगा। सबसे पहले नरम, नरम का मतलब मुलायम, यानी कि मुलायम व्यक्ति या नरम व्यक्ति एकदम बहुत सीधा साधा होता है ना, तो वे उदारवादी होते हैं। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा जाए, प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों, भाषणों द्वारा जनता की मांग को शासन तक पहुंचाया जाए, तो ये नरम दल के नेता यही करते थे, अपनी मांग रखा करते थे। प्रार्थनाएं पत्र, याचिकाएं, सभाएं, भाषण, इनके द्वारा अंग्रेजों को करते थे अपने हित मतलब कि अपने काम करवाने के लिए अंग्रेजों से ये प्रार्थनाएं करते थे, सभाएं करते थे, ये सब कुछ किया करते थे। तो ये प्रार्थना की नीति इनको बोला जाता है। याचिका या प्रार्थना की नीति नरम दल के नेता किया करते थे। नरम दल के नेता आपके कौन कौन से थे? नरौजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद, ये प्रमुख थे। अब एंट्री आपकी होती है गरम दल के नेताओं की। गरम दल के नेताओं ने कहा, क्या यार तुम सब बकवास करते हो, काहे प्रार्थना करते हो इन अंग्रेजों को सामने, क्यों गिड़गिड़ाते हो इन अंग्रेजों के सामने? डायरेक्ट लड़ाई करो, डायरेक्ट संघर्ष करो, डायरेक्ट तलवार चलाओ। वो कहते हैं गरम दल के नेता एकदम उग्रवादी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल गरम विचारधारा के थे। इनका मानना था कि उग्र विरोध के बिना हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। तिलक ने नारा दे दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर के रहेंगे। ये तिलक का नारा है। बंकिम चंद्र चटर्जी का गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। तो इतना, ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पर्वत श्रृंखला आपकी एंडीज हो जाएगी। हिमालय कैसा पर्वत है बताइए? हिमालय आपका युवा पर्वत हो जाएगा, युवा बलित पर्वत। हिमालय कैसा है? बलित पर्वत हो जाएगा। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना, तारीख इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस, जिसको क्राउच या क्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर सी विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखो, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे। अगला, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को बोलते हैं? तो शुक्र को बोलते हैं। किसको? शुक्र को बोलते हैं। ये पेपर में कई बार आया है और मैंने हमेशा आपको बताया है। तो बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। क्या? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। बुध सबसे नज़दीक है, सूर्य के सबसे निकटतम की बात की जाए जो कि 88 दिन में
पूरा आपका चक्कर लगा लेता है सूर्य का, तो सबसे निकटतम बुध हो जाएगा, सबसे छोटा बुध हो जाएगा। शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं, है ना, शनि के पास सर्वाधिक टाइटेनियम नाम का भी उपग्रह इसी के पास ही है। ठीक, अगला देखो, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको कुल मिलाकर के 3 बातें बताने वाला हूँ जो पेपर में कहीं ना कहीं आपसे पूछी जा सकती हैं। तो भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। अहमदाबाद कहाँ पर पड़ता है भाई? गुजरात में पड़ता है, गुजरात, ये जान लो। मुंबई कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कानपुर कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कोयम्बटूर तमिलनाडु। अब बात यहाँ पर अपनी शुरू होती है मैनचेस्टर से। मैं बात करूँ मैनचेस्टर की, देखो 3 मैनचेस्टर भारत के प्रमुख। देखो, दक्षिण का मैनचेस्टर आपसे पूछा जाए तो कोयम्बटूर को टिक मार देना। दक्षिण का मैनचेस्टर, दक्षिण का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। उत्तर भारत का पूछ ले, उत्तर भारत कौन कौन लोग उत्तर भारत, और उत्तर भारत में तो सभी लोग देख रहे वीडियो, है ना। कौन कौन कानपुर से इस वीडियो को देख रहा है? जरा कानपुर वाले फटाक से कमेंट बॉक्स कमेंटों से भर दो। तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, और भारत का तो बोलते अहमदाबाद को ही। यहाँ पर 3 बातें, मैनचेस्टर भारत का पूछा जाए तो आपको अहमदाबाद, उत्तर भारत का पूछा जाए कानपुर, दक्षिण भारत का पूछा जाए कोयम्बटूर। मैनचेस्टर का मतलब जहाँ पर सूती वस्त्र, कपास वगैरह का ज़्यादा उत्पादन होता है, कपड़े जहाँ पर ज़्यादा बनते हैं, उसको मैनचेस्टर सिंपल शब्दों में कहा जाता है। ठीक, तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। बक्सर का युद्ध 1764 में, कब? 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है। 1764 के बक्सर के युद्ध के मैदान में, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, और दूसरी तरफ भारतीय सेना थी। मीर कासिम बंगाल का पूर्व नवाब था, सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे। इनके बीच में यह युद्ध हुआ था, ठीक है ना। इसमें भी आपके ब्रिटिश ही जीत गए। इसके बाद आपकी इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है ना, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पर कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इनको बनने के लिए इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए बताओ? तो इनकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। मैंने बताया अभी ऊपर के क्वेश्चन में 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी? 1875 में की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए अपने सुझाव दिए थे, और ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट माने जाते हैं विधवा पुनर्विवाह के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ज्योतिबा फूले की किताब एक गुलामगिरी है, काश्तकार का चाबुक है। 1873 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले जी ने की थी। ठीक, राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती, जिनका एक नारा है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। किनका नारा है? तो सरस्वती जी का है। अगला देखो, रेड डाटा बुक का संबंध क्या है? तो रेड डाटा बुक का संबंध आपका विलुप्त के कगार पर जीव जंतुओं जो होते हैं ना, उनकी सूची जारी यह करती है। अगला देखो, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? तो वायसराय आपका करजन था, लॉर्ड करजन था। 1905 में आपका बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है चंपारण सत्याग्रह 1917 का जो हुआ था वो किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी का भारत का अगर पहला सत्याग्रह माना जाए सही मायनों में, तो वो बिहार के चंपारण का ही था, जो कि नील की खेती के विरुद्ध में वहाँ पर किया था। ये किसके निमंत्रण पर गांधी जी गए थे? तो राम कुमार शुक्ल, एक नाम आता है राम कुमार शुक्ल जी का। राम कुमार है या राजकुमार शुक्ल है? राजकुमार शुक्ल है मेरे ख्याल से, राजकुमार शुक्ल, ठीक है ना। तो इन्होंने बुलाया था, और उस दौरान बिहार में 3 कठिया प्रथा चलती थी चंपारण में, ठीक है ना। 3 कठिया के विरोध में गांधी जी ने नील
की खेती के विरोध में ये सत्याग्रह किया था चंपारण का। ठीक, अगला देखो, अगला कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। सभी को पता होगा कि एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका असम में है। कहाँ पर है? ये आपका असम में है। अगला देखो, यहाँ पर कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिन्होंने माउंटबेटन योजना लाए थे। ठीक है ना, तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा मिले स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, तो राजगोपालाचारी होगा, ये भारतीय हैं। ठीक है ना, भारतीय, यहाँ पर भारतीय लिखा नहीं इसलिए प्रथम की बात की गई है, तो लॉर्ड माउंटबेटन आपका हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री पीएम हुआ करते थे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे रिलेटेड है बताओ। नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन से रिलेटेड है। मछली उत्पादन को पीसी कल्चर बोलते, क्या बोलते? पीसी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, दुग्ध उत्पादन आपका ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तिलहन आपका क्या बोलते? पीली क्रांति, पीली बोलते इसको, पीली क्रांति, पीली क्रांति। खाद्यान्न वाली आपकी हरित क्रांति। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इनके जनक कहे जाते हैं भारत के। अगला देखो, क्वेश्चन कहता है साइमन कमीशन भारत कब आया था। भारत आने की बात की गई है, 1928 में आया था। स्थापना तो इसकी 27 में हो चुकी थी, 1927 में स्थापना हो चुकी थी, लेकिन 28 में भारत आया। तो भारत के लोगों ने काले झंडे वगैरह इसको दिखाए और कहा साइमन गो बैक, वापस जाओ। तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, सिर पर लाठी या चोट लगने के कारण। सैंडर्स नाम की हत्या भी कर दी गई थी बाद में। अगला देखो, यहाँ पर कहता है एगमार्क का संबंध किससे है। एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है ना, गुणवत्ता से है इसका संबंध। शहीद आजम, शहीद आजम भगत सिंह को बोलते हैं। किसको? शहीद आजम भगत सिंह को बोलते हैं। सिलेबस में आपके चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी व्यक्तियों का थोड़ा सा उल्लेख है ना। कानपुर में इन्होंने एक पार्टी बनाई, फिर फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में बनाई। क्या नाम है उन पार्टियों का? 1924 की, 28 की, किस अंग्रेज की हत्या की, कहाँ पर इन्होंने बम गिराए, असेंबली में गिराए, तारीख क्या थी, ये बहुत सी बातें। इनको फांसी कहाँ पर दी गई, जगह क्या थी, किस विरोध में दी गई, ये सिलेबस में बहुत दिया गया है। आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से इन व्यक्तियों से भी पूछे जाते हैं। तो वो व्यक्ति मैं यहाँ पर आपके क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आगे के क्वेश्चन आपको कराता हूँ। इन क्रांतिकारियों की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, 1924 में इन्होंने कानपुर में, है ना, कानपुर में क्या कर दिया था? एक सम्मेलन कर दिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम का एक गठन इन्होंने कर दिया। फिर इन्हीं गठनकारियों ने काकोरी कांड कर डाला, जिसको काकोरी ट्रेन एक्शन बोलते हैं। योगी जी ने इसका काकोरी कांड, एक बुरा भद्दा शब्द लगता है कि कांड से जुड़ा है, कि कौन सा कांड कर दिया हमारे शहीदों ने, ये बहुत वैसा शब्द लगता था, तो इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक है ना। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूटा। लूट कांड में पकड़े गए रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई। तो भाई क्वेश्चन बहुत अलग अलग प्रकार से बनते हैं कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ। 1925 में हुआ, लखनऊ के निकट काकोरी नामक जगह पे हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े गए, रोशन सिंह पकड़ गए, और आपके राजेंद्र लाहिड़ी भी पकड़े गए, अशफाकुल्ला खां भी पकड़े गए। इनको दे दी गई फांसी। अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा देकर अंडमान भेज दिया गया। अंडमान में काला पानी की सज़ा भी दी जाती थी। चंद्रशेखर आज़ाद आपके फरार हो गए। फरार कौन हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। ठीक, अब भगत सिंह की बात कर लूँ। भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया था। ये इम्पोर्टेंट है। भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया, तो दिसंबर में भगत सिंह, राजगुरु ने साइमन कमीशन का विरोध किया। लाला लाजपत राय को लाठी की चपेट या चोट लगने के कारण मौत हो गई थी। सैंडर्स नामक की हत्या भी इन्होंने कर दी थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, है ना,
बीके दत्त दिल्ली विधानसभा में बम फेंका। तो बम फेंकने की घटना 8 अप्रैल 1929 की है, 1929 की है। बम से नुकसान तो भाई कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन क्या ही कहूँ कि 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लाहौर में सुना दी गई, जिसको लाहौर कांड के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या हुआ, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। यह मुकदमा लाहौर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। लाहौर कांड के नाम से आपका यह मुकदमा प्रसिद्ध है। तो लाहौर कांड आपसे पूछा जा सकता है 23 मार्च 1931। फिर भाई मैं आज़ाद की बात करूं, आपके इलाहाबाद प्रयागराज के पार्क में ही अल्फ्रेड पार्क बोलते थे, अब इसका नाम आज़ाद पार्क के नाम से ही है। 27 फरवरी 1931 को ये भी शहीद हो जाते, खुद को गोली मार लेते हैं। जो बात अपने प्रसिद्ध कुछ शहीदों की थी, है ना, उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने इस देश को एक आज़ादी दिलाने में बहुत, मतलब कि 90% तो इन्हीं का योगदान है। फिर लोग कुछ भी कहते रहें, जो फांसी पर झूल गए, ठीक है ना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जामिनर 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बना लेता है, तो वो बात मुझे बतानी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने अपने नोट्स से बता दी। जिनको ये नोट्स चाहिए, हकीकत में आप लोग तैयारी करते हो, संघर्षशील हो, है ना, तो आप लोग इनको लेकर के 1-2 बार पढ़ लेना, रिवीजन हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पेपर में आपको यही फंसा देती हैं, ठीक है ना। अब मैं आगे के क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला देखो, यहाँ पर कहता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। गिर से गुजरात, गुजरात में है आपका। कहाँ पर है, गुजरात। अगला, असहयोग आंदोलन 1920, 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और आपका रोलेट एक्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ, रोलेट एक्ट कब हुआ, 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग भी इसी दौरान हुआ था। 1920 असहयोग आंदोलन हुआ। 1922, 21-22, ठीक है ना, चलता रहा। फिर 22 में फरवरी 4 को आपका चौरी चौरा कांड हो जाता है। इसमें चौरी चौरा आप लोग लिख लो, चौरा चौरी कांड गोरखपुर में होता है। 1930 सविनय अवज्ञा होता है, ठीक। अगला देखो, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सभी को पता है, सहारा मरुस्थल आपका हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, कहाँ पर की थी, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। 1942 में की थी, परंतु 1943 में आपके बोस इसमें शामिल हुए थे, सुभाष चंद्र बोस। तो सिंगापुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगला देखो, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। बच्चे को पता होगा कि नाइट्रोजन आपकी 78% पाई जाती है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए एक बहुत ज़रूरी आपकी गैस है। बाद में ऑक्सीजन का नंबर आता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था, क्या कहोगे आप, 1930 कहोगे ना, तो कब हुआ था, लंदन में आपका हुआ था। और गांधी जी किस सम्मेलन में शामिल हुए थे, सेकेंड राउंड टेबल, यानी कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी आपके सेकेंड वाले में 1931 में आपके शामिल हुए थे। और अंबेडकर जी तीनों ही गोलमेज में सम्मेलन होने वाले व्यक्ति आपके थे। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज़ हो जाती है ना। अगला देखो, बेरी विटामिन बी की कमी से घेगा भी इसी में आता है आपका। दांडी यात्रा गांधी जी ने कहाँ से शुरू की थी, अपने आश्रम साबरमती से की थी। नमक कानून इन्होंने तोड़ा था, 1930 की बात आपकी हो जाएगी। भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा आपकी हो जाएगी 2525 किलोमीटर, कितनी, 2525 किलोमीटर गंगा हो जाएगी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यमुना हो जाएगी। दक्षिण साउथ भारत की गंगा गोदावरी को बोलते हैं। सती प्रथा का अंत किन के प्रयासों से हुआ था। सती प्रथा की बात करी जाए तो राजा राम मोहन राय इसमें गिने जाते हैं आपके। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 जुलाई हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 5 जून को।
पर्यावरण दिवस, क्या पर्यावरण, सभी को पता होना चाहिए ये छोटी छोटी बातें। पर्यावरण दिवस ठीक 5 जून को। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस यानी कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है करो मरो का नारा किसने दिया था? तो 8 अगस्त की मैं बात करूँ, 8 अगस्त 1942 को आपका शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक मैदान से। तो महात्मा गांधी बोलते करो या मरो का नारा, तो गांधी जी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। अगला देखो कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है? तो ये आपके कंचनजंगा जो है ना, ये उत्तराखंड में हो जाएगी या सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा। क्या? सिक्किम में आपकी कंचनजंगा पर्वतमाला है। अगला संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सभी को पता होगा काली मिट्टी, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल आपके गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक। अगला पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आपको बताऊंगा झंडा फहराने का, रावी नदी के किनारे का। तो लाहौर अधिवेशन 1929 जो है ना, इसमें जो चाचा नेहरू थे ना, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और ये पूर्ण स्वराज लाहौर का अधिवेशन है आपका। ठीक है ना, बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन ए का आपका रेटिनॉल होता है, जिससे रतौंधी रोग हो जाता है, रात्रि में दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, बी वाला। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर एक बात है आपकी लाहौर अधिवेशन से जुड़ी हुई। 1929 पूर्ण स्वराज की मांग अधिवेशन के अध्यक्ष चाचा नेहरू थे। राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1930, 30 नहीं बोलेंगे, 1929 बोलेंगे। देखो यहाँ पर 31 दिसंबर की रात्रि का टाइम है, अगले दिन 1930 हो जाएगा, इसीलिए चाचा नेहरू ने 31 दिसंबर 1930 की मध्य रात्रि को 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया था। ये बात इंपॉर्टेंट है। रावी नदी के किनारे झंडा फहराया, पूर्ण स्वराज की मांग की, तारीख 31 दिसंबर 1929 हो जाएगी। जितने भी लोगों को ये नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके फटाक से नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।